तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस आज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, इसको बताइए। तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने आपको कल डिस्कस किया था कि मेंडल्स के द्वारा जिन चीज़ों की व्याख्या नहीं हो पाई थी उनको हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें दो पार्ट हैं। कुछ ऐसे आनुवंशिक लक्षण जो जीन्स के जो होमोजाइगस जीन्स हैं जो साथ साथ पाए जा रहे हैं, उनके साथ साथ इंटरेक्शन के कारण उत्पन्न होते हैं, उसको हम इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन। और कुछ लक्षण ऐसे हैं जो जीन्स के अलग जो यूनिट है नॉन एलिलिक अलग ये इंटर एलिलिक जो जीन एक ही एलिल्स के बीच में रिएक्शन के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, और दूसरे कौन से हैं? नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। जो दूसरे एलिल्स के बीच में इंटरेक्शन के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को हम इंटरेक्शन ऑफ जीन के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इंटरेक्शन ऑफ जीन्स के अलावा और कई चैप्टर हैं जिनके अंतर्गत हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। तो ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस ये का पहला पार्ट है इंटरेक्शन ऑफ जीन। ठीक है ना? मेंडल के नियम में जो हमने 3 नियम पढ़े थे, उनके अनुवांशिकी के तरीके बताए थे मेंडल ने, उनके अलावा कुछ नए लक्षण जो मेंडल के लैब में डिस्कस नहीं हुए थे, उन सब को हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसके तहत पहला पार्ट है जीन के इंटरेक्शन के कारण नए लक्षणों का विकास। दूसरा जो है मेंडल ने साइटोप्लाज्म की अनुवांशिकी के बारे में भी नहीं बताया था, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। फिर तीसरा सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये 2-3 जो टॉपिक आगे बढ़ेंगे वो सब नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का ही पार्ट है। मेंडल ने ना आपको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया था, ना उन्होंने जीन की इंटरेक्शन से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, ना साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, है ना? ठीक है। तो ये जो नई चीज़ें आ रही हैं उनका डिस्कशन हम लोग 2 पार्ट में करते हैं। जो हमने जो बताया आपको इंटरेक्शन ऑफ जीन्स के बीच में इंटरेक्शन के कारण कोई नए लक्षणों की उत्पत्ति जो होती है, उनमें 2 स्थितियाँ हमने बताई थी। एक था इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, दूसरा है नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। इंटर एलिलिक इंटरेक्शन के अंतर्गत पहला टॉपिक है हमारा कोडोमिनेंस। ठीक है, और दूसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तीसरा है मल्टीपल एलील। ठीक है, हो गया। तो इन टॉपिक को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं डिटेल में। और दूसरा है नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। अच्छा, इसी में लीथल जीन्स भी हम लोग पढ़ेंगे। लीथल जीन्स यानी वो जीन्स आपस में मिल करके एक विशेष स्थिति में जब होमोजाइगस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो लीथल हो जाएंगे, या किसी लीथल वाले कैरेक्टर को उत्पन्न कर देंगे। ठीक है ना? तो उनको लीथल जीन्स कह लेंगे या लीथल इनहेरिटेंस कह सकते हैं। तो जीन वही है दो, उनके आपसी कोलैबोरेशन से, जैसे आपने कोडोमिनेंस से पढ़ा होगा कि एक वाइट और रेड कलर के फ्लावर का क्रॉस कराने पर दोनों कलर हमें प्राप्त होते हैं, रेड और वाइट दोनों कलर प्राप्त होते हैं, उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। और जब
रेड कलर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता तो वाइट कलर भी अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, तो पिंक कलर मिल जाता है, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डॉमिनेंस। ठीक है ना। तो दोनों की इंटरेक्शन हो ना, जीन्स का, रेड और वाइट कलर के जीन्स का आपसी क्रिया के कारण परिणाम प्राप्त हुए। और मल्टीपल एलील में क्या हुआ कि जैसे ब्लड ग्रुप ए है, बी है, दोनों के बीच में क्रिया होने से ए बी ग्रुप या ओ ग्रुप बन गया। ठीक है। या सिकल सेल एनीमिया में पढ़ते हैं कि जब जो है सिकल दोनों जीन होमोजाइगस स्थिति में है आरबीसी का शेप बनाने वाले, तो सामान्य आरबीसी है। जब आरबीसी वाला जीन और सिकल सेल वाला जीन, सामान्य आरबीसी वाला जीन और सिकल सेल वाला जीन दोनों साथ साथ आ गए हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो आरबीसी कैसी हो गई, सिकल शेप्ड हो गई। ठीक है। आरबीसी हंसियाकार हो गई। और जब रिसेसिव जीन साथ साथ आ गए तो आरबीसी सिकुड़ गई। यानी जीन एक ही है, एक जीन सामान्य आरबीसी का स्ट्रक्चर बना रहा है। जब एच बी ए और एच बी ए साथ साथ है, जब एच बी ए के साथ एच बी एस है तो आरबीसी छोटी हो गई ताकि इसके अंदर प्लाज्मोडियम वायरस की लाइफ साइकिल ना चले, हंसियाकार हो गई। और यही कैरेक्टर है तो देखिए मल्टीपल एलील ना, एक लक्षण ये, एक लक्षण ये, और तीसरा लक्षण जब हम एच बी एस और एच बी एस यानी रिसेसिव जीन साथ साथ आ जाते हैं तो आरबीसी सिकुड़ जाती है। ठीक है। ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तो जीन दो हैं, एक एच बी ए है, दूसरा एच बी एस है, आपस में क्रिया से एक तीसरा लक्षण उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब है ये मल्टीपल एलील है, दो से अधिक लक्षण को उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन विशेष स्थिति में यही जीन लीथल हो जाते हैं। जब आरबीसी सिकुड़ जाती है तो कैसे होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये सब आपस में इंटरेक्शन के कारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तो उनको हम लोग अभी क्रम से डिस्कस करें। ठीक है। मतलब लीथल जीन कोई अलग से जीन नहीं है, ये जीन विशेष स्थिति में जाकर के लीथल हो जाते हैं, और वैसे सामान्य रूप से ये जीन विशेष लक्षण निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मल्टीपल एलीलिज्म का ही एक उदाहरण है लीथल जीन्स। लेकिन ये लीथल जीन्स या हम इसलिए अलग रखे हुए हैं कि अन्य जगह पर भी ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, तो वो मल्टीपल एलील्स नहीं है, वहाँ पर लीथल जीन्स है। ठीक है। तो इस तरीके से नॉन एलीलिक जीन ये हो गया इंटर एलीलिक जीन इंटरेक्शन के परिणाम। और नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन में बहुत सारे परिणाम हैं, तो उनको भी हमने डिस्कस करना है। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। सेकेंड है सप्लीमेंट्री जीन्स। तीसरा है एपिस्टेटिक जीन्स। चौथा है डुप्लीकेट जीन्स। और पांचवा है कोलैबोरेटर जीन्स। ठीक है। अब इनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। इनके उचित रेशियो में हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, और उन्हीं परिणामों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए कोडोमिनस 1:2:1:1 देखिए ये जो अनुपात है इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं। जीन्स के सीधे सीधे रेशियो अगर आपको याद है तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन आप सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, डिटेल हमारे पास मजबूरी ये है कि आपके चैप्टर की स्थिति दो चैप्टर मतलब 2 क्लास दिए हैं पूरे जीटेक्स के लिए। अगले हफ्ते मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। सिलेबस स्पष्ट नहीं। जैसे अभी आपका रिप्रोडक्शन था उसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं।
ठीक है, कहाँ मिलेंगे ये सब? नहीं मिले ना? हैं? कैसा? हाँ नहीं, तो उससे दिक्कत ये है ना भाई, रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद फिर बहुत सारे जो है टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स के बाद फिर गैमेटोजेनेसिस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पूरा चैप्टर वो एक साथ आता है, ठीक है। तो उसको कहाँ रखेंगे बाद में देखेंगे। तो फिलहाल ये जो आपको हमने परिणाम बताए हैं तो पहले आप नोट करिए। और आपने पढ़ा होगा कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। देखिए को मतलब क्या होता है? साथ साथ। डोमिनेंट मतलब प्रभावी हो रहे हो जीन, साथ साथ क्या है? प्रभावी। इसी को क्या बोलते हैं? सह प्रभाविता, ठीक। इन्हें कोई लक्षण किसी से कमजोर नहीं है। ऐसी स्थिति में फ्लावर के आधे लीव्स रेड होंगी और आधी कैसी होंगी? वाइट होंगी। तो रेड एंड वाइट दो तरह की लीव्स जो मिल रही हैं वो ये बता रहे हैं कि ये दोनों लक्षण एक साथ पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति मेंडल ने डिस्कस नहीं की थी। मेंडल के अनुसार अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर जीन है तो उनमें से एक जीन डोमिनेंट होगा और एक जीन रिसेसिव होगा। तो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होने की बजाय यहाँ पर क्या है? दोनों डोमिनेंट हैं। ऐसी स्थितियाँ मेंडल ने डिस्कस की थी, तो इनको बाद में डिस्कस किया गया कि कुछ विशिष्ट पौधों में, जैसे आपको जो उदाहरण दिया गया वो है पेरेबुलस सिलापा का, उसमें देखा गया कि कोडोमिनेंस पाया जाता है और अगली पीढ़ी में दोनों कैरेक्टर एक साथ देखने को मिलते हैं। तो ये जीन्स के आपसी सामंजस्य के कारण ऐसी स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। ये दोनों जीन एक विशेष लक्षण वाले जीन हैं, आपस में क्रिया करके और एक मिलित दो एक साथ प्रकट हो जाते हैं। ये F1 जनरेशन का रिजल्ट है। लेकिन जब ये F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस कराते हैं, इधर देख लीजिए, इधर देखिए क्या होता है। तो F1 जनरेशन के आपस में क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन में हमें जो लक्षण प्राप्त होते हैं वो एक अनुपात में हमें रेड, दो अनुपात में कैसे होते हैं? रेड एंड वाइट, और एक अनुपात में वाइट। ठीक है। तो ये जो लक्षण प्राप्त हो रहे हैं इसके पीछे कारण आपको समझ में आ रहा है कि F2 जनरेशन में अनुपात 1:2:1 मिलता है। मेंडल के नियम के अनुसार ये अनुपात 3:1 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये मेंडल के नियम की अवहेलना है। फिर है इसका जीनोटाइप
1:2:1 है, फिनोटाइप भी 1:2:1 है। ठीक है, जबकि मेंडल के नियम के अनुसार जीनोटाइप 1:2:1 था और फिनोटाइप 3:1 था। एक जीन प्रभावित था तो प्रभाविता खत्म हो गई। क्लियर है बेटा? अब देखिए, तो इसको क्या कहा उन्होंने, कोडॉमिनेंस। लेकिन यही स्थिति तब चेंज हो जाती है जब दोनों जीन के आपस में मिलने से एक नया कलर मिलता है। उसके लिए उन्होंने नाम दिया अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, जिसमें हमने देखा रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर को क्रॉस कराने पर हमें पिंक कलर के फ्लावर प्राप्त होते हैं और इन पिंक कलर के फ्लावर वाले पौधों का F1 जनरेशन में क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन में 1:2:1 में रेड, पिंक और वाइट फ्लावर प्राप्त होते हैं। उन्होंने बताया कि जब चूँकि रेड कलर अपूर्ण रूप से प्रभावी है, रेड कलर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, ऐसी स्थिति में जो वाइट कलर है वो भी अपने आप को प्रकट करने की कोशिश करने लगता है। ये ऐसी स्थिति है जैसे आप समझते होंगे कि पॉलिटिक्स में जब कोई मुख्य लीडर ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता तो जो उसके मंत्री हैं वो प्रभावशाली होने लगते हैं, है ना? तो वो भी अपने लक्षण दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब ऐसी स्थितियाँ जब दोनों अपने लक्षणों को प्रकट करने की कोशिश करते हैं लेकिन रेड कलर पूरी तरह से प्रभावी नहीं है तो वाइट भी अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, तो एक हल्का कलर पिंक प्राप्त हो जाता है। जहाँ रेड पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, वाइट भी अपने आप को एक्सप्रेस कुछ हद तक कर लेता है। और इनका जब आपस में क्रॉस कराते हैं तो अगली पीढ़ी में 1:2 में शुद्ध प्योर रेड, 2:2 में जब हेटेरोजाइगस स्थिति है वहाँ पर पिंक, और 1:2 में फिर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में वाइट कलर के पौधे अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी जीनोटाइप और फिनोटाइप एक ही है जो मेंडल के नियम के विपरीत है, इसलिए नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। हो गया, दोनों शब्द से क्लियर हो गया, रिजल्ट 1:2:1 ही होगा। क्लियर है? अब देखिए तीसरी स्थिति आपको डिस्कस करते हैं। तीसरी स्थिति क्या है? सब में देखिए रिजल्ट आपको क्या लिखे हैं, 1:2:1 ही लिखे हैं। जैसे मल्टीपल एलील है, जब होता क्या है, जीन्स तो आपको मालूम है कि 2 है पेरेंट्स में। एक है जीन कौन सा, हीमोग्लोबिन वाला HbA HB, ठीक। दूसरा RBC सिकल सेल एनीमिया को उत्पन्न करने वाला लक्षण है HbS और HbS, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि सामान्य स्थिति में HbS होमोजाइगस कंडीशन में जीवित नहीं बचते, ठीक है, नहीं बचते। तो जब नहीं बचेंगे तो इनका क्रॉस इनसे हो भी नहीं सकता। जब ये जीवित नहीं बचेंगे तो इनका क्रॉस इनसे कभी होगा ही नहीं। जीवित बचने वाले जीन कौन से होते हैं, HbA HbS। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही जीवित बचते हैं, ये हम बता चुके हैं। यानी सिकल सेल एनीमिया का मतलब होता है जब RBC को नाव के आकार होता है, ऐसी स्थिति में लोग जीवित बच पाते हैं। ये स्थितियाँ अफ्रीका में पाई जाती है। कि कहाँ पर? अफ्रीका में विशेष क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र जो अफ्रीका का है, भूमध्य रेखा इसके बीच से गई अफ्रीका। अरब है, इंडिया है, म्यांमार है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक। ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा जहाँ पर से निकलेगी वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त गर्मी होगी, आपको पता है, और ज़्यादा बारिश होगी, सदाबहार वन होंगे। तो ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर जो सदाबहार वन है वो सदाबहार वन कैसे होते हैं, यहाँ पर जो सदाबहार वन है वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, पेड़ बहुत घने हैं, ठीक है। अब ये पेड़ जो घने घने हैं
इनके नीचे छाया रहती है, पानी भी भरा है तो धूप नीचे पहुंच नहीं पाती, इस कारण से दलदल होता है। क्या होता है? दलदल। और पानी ज़्यादा होगा तो मच्छर होते हैं। लोग यहाँ पर मचान बना के ऊपर रहते हैं या ऊंचाई पर घर बना कर रहते हैं, लेकिन मच्छर से तब भी नहीं बच पाते। तो मच्छरों से बचने के लिए एक एडाप्टेशन हुआ जिसको बोलते हैं हम सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया, एन मतलब नो, ठीक है। यहाँ पर एनीमिया का मतलब होता है हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर है। ये आरबीसी शुरू में जो होती है उसमें न्यूक्लियस होता है, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक सब होता है। ये सब संरचनाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। मैच्योर आरबीसी में ये सब संरचनाएं इसलिए हटा दी जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन इकट्ठा किया जा सके। ये तो आपको मालूम है। एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं होता। मैच्योर आरबीसी में, आरबीसी में नहीं, मैच्योर आरबीसी। तो जब नहीं होगा तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। अब हीमोग्लोबिन की अगर आरबीसी से कोई करके छोटी हो गई तो हीमोग्लोबिन इसमें कम आएगा इसकी तुलना में, इसको बोल देंगे एनीमिया। और सेल के हंसिया का रहने के कारण हो रहा है तो सिकल सेल एनीमिया या हंसिया का एनीमिया। ये इसलिए होता है कि प्लाज्मोडियम वायरस की अगर लाइफ साइकिल आपने पढ़ी हो, जैसी फर्स्ट ईयर में पहले थी, लास्ट ईयर थी, अब पढ़ी ना होगी वो अलग विषय है, या ऑरिजिनल पीरियड में भी थी। तो प्लाज्मोडियम वायरस की लाइफ साइकिल में एक सिग्नेट रिंग स्टेज होती है या अमीबॉइड स्टेज होती है, जिसमें आरबीसी के अंदर पूरे में प्लाज्मोडियम फैल जाता है। ये उसकी लाइफ साइकिल की एक स्टेज है। अब जब ये लाइफ साइकिल की ये स्टेज पूरी नहीं हो पाएगी इसके अंदर, तो ऐसे जीवों को मलेरिया का इन्फेक्शन नहीं होगा, है ना। मच्छर काटेगा लेकिन प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो पाएगी, तो मच्छर काटने के बावजूद लाइफ साइकिल जब मच्छर की पूरी नहीं होगी तो मलेरिया नहीं होगा। तो ऐसे लोगों में हीमोग्लोबिन कम होने से कार्य करने की क्षमता तो कम है, लेकिन मलेरिया से मरने का कारण क्या है? आरबीसी का टूटना। जब आरबीसी के अंदर ये लाइफ साइकिल पूरी ही नहीं हो पाना प्लाज्मोडियम की, तो आरबीसी टूटेंगे नहीं। इस कारण से मलेरिया के कारण जो नुकसान हम लोगों को होता है वो उन्हें नहीं होगा। इस कारण से इनकी मृत्यु नहीं होगी हेटेरोजाइगस कंडीशन में। और जिनमें ये जीन होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है, HBS, आरबीसी बिल्कुल सिक हो जाती है तो बिना हीमोग्लोबिन के ही डेथ हो जाएगी। ऑक्सीजन तो चाहिए ना, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी इनके शरीर में, तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। और इनकी मृत्यु कैसे हो जाएगी? मलेरिया के कारण हो जाएगी। बार बार मच्छर काटेगा, कितनी दवा खाएंगे आप? ठीक है, एक बार दवा खाइए मलेरिया की तो पूरा शरीर टूट जाता है, आरबीसी टूट जाती है। और बार बार वहाँ दलदल है, मच्छर है, तो आप बच नहीं सकते। तो दो तरह की होती है, जो सामान्य आरबीसी के स्ट्रक्चर वाले हैं, जो पूरी तरह से आरबीसी के स्ट्रक्चर वाले हैं, वो तो वहाँ जीवित बचेंगे। तो क्रॉस किसके बीच में होगा? हेटेरोजाइगस कंडीशन के बीच में। यहाँ के वहाँ के लोग इस तरह के होते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में जब हमने क्रॉस खाया तो ये देखा कि अगली पीढ़ी में तो आपको मालूम है जो F1 जनरेशन है HBS, HBA, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हमें मिली, ठीक है। या आप उसको ऐसा कर लें, डायरेक्ट हम अगली पीढ़ी में ये कंडीशन नहीं होती, इसकी 4 कंडीशन होती है। यहाँ F2 जनरेशन की बात हम कर ही नहीं, अगली पीढ़ी में चारों स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। जैसे क्रॉस कराते हैं तो एक कंडीशन होगी जब HBA के साथ HBA आ जाएगा, HBA, ये नॉर्मल आरबीसी वाले गेमेट्स जीव बनेंगे। दूसरी कंडीशन ऐसी होगी जहाँ पर HBA और HBS, एक अनुपात और होगा इसमें HBA, HBS, और चौथा अनुपात होगा HBS, HBS। इसको आप उसी तरह से बना लीजिए,
HbA/HbS, ये चेकर बोर्ड में रख लेंगे यार तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है HbA, सॉरी ये हो गया मेल, ये हो गया मान लीजिए ठीक है, ये हो गया HbA, ये है HbS। अब HbA 25% हो गए, 50% हो गए HbA HbS, और HbS 25%। तो 50% हमें सिकल सेल एनीमिक एनिमल्स मिलेंगे, 25% हमें नॉर्मल आरबीसी वाले मिलेंगे, और ठीक है तो नॉर्मल आरबीसी वाले 25% मिले हमें, सिकल सेल आरबीसी वाले 25% स्नेक आरबीसी वाले, ठीक है। तो अब ये तो गैमेट्स बनेंगे जो हमने चेकर बोर्ड से चेक करते हैं, लेकिन अब उसमें से ये तो पूरी तरह से इनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इनकी संरचना आरबीसी की जो है उसमें हीमोग्लोबिन आ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जब नहीं होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, डेथ हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जीन्स जब होमोजाइगस कंडीशन में पहुंच जाते हैं तो जीन्स को हम लीथल जीन्स कहने लगते हैं, ठीक है। ये जीन इंटरेक्शन के कारण, जीन के आपसी विनिमय से ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति मेंडल ने नहीं बताई थी, है ना, ठीक। अब दूसरी स्थिति जो है ये वाली, ये भी 25% नहीं मिलते, बिल्कुल 50% आबादी ही जीवित मिलती है। ये जीवित बचते हैं तो मलेरिया के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। सर्वाइव करते हैं वहाँ पर डेथ रेट हमेशा 50% होता है अफ्रीका में, इसलिए अफ्रीका की पॉपुलेशन एक लेवल से ज़्यादा नहीं हो पाती, ठीक है। फिर आप देखिए अब क्या हुआ, जीन क्या थे, दो ही थे, एक HbA था, एक A था, एक S था। दोनों के दो जीन से हमें दो ही लक्षण अभी तक मिल रहे थे, दो जीन से आगे दो ही लक्षण मिल रहे थे, लंबा था बौना था, तो या तो अगली पीढ़ी में लंबे मिल रहे थे या बौने मिल रहे थे, लेकिन और या दोनों के बीच का कोई लक्षण मिल रहा था, लेकिन तीसरा नया लक्षण मिल रहा है ना, एक नॉर्मल आरबीसी वाला लक्षण था और एक सिकल मतलब श्रिंक आरबीसी वाला लक्षण था, और ये बीच वाला लक्षण हो गया जो आरबीसी सिकल सेट हो जाती है, यानी एक ही जीन मतलब एक जो विपरीत जीन्स हैं एक दूसरे के वापस से मिलकर के कई लक्षणों का निर्माण कर ले रहे हैं, इसलिए इसको मल्टीपल एलील्स का उदाहरण मानते हैं, ठीक है। और इसी से एक कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए बोल देते हैं लीथल जीन्स, ठीक है। और बात समझ आ गई थी। और सेम इसी चीज़ को समझाने के लिए ये चेकर बोर्ड दिया गया जिसमें आपको अनुपात क्लियर हो गया, ठीक। और यही कंडीशन आपके आरबीसी में भी उसमें होती है, ब्लड ग्रुप में भी होती है। ब्लड ग्रुप में क्या स्थिति होती है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो ब्लड ग्रुप में दो एंटीजन है, ब्लड ग्रुप एक है फॉरम ब्लड ग्रुप का, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी यानी बी ब्लड ग्रुप देंगे तो उसके लिए एंटीबॉडी बन जाएगी। ब्लड जैसे ब्लड ए को बी ब्लड ग्रुप देंगे तो एंटीबॉडी बनने से रखते का ठीक। ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन पाया जा रहा है और एंटीबॉडी ए के लिए, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप देंगे तो उसका धक्का बन जाएगा, ठीक। ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन मिल रहे हैं, ए बी और बी, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। जब कोई एंटीबॉडी और एंटीजन का अंतर समझ लीजिए, ये है आपका शरीर, बाहर से कोई आ रहा है वायरस, वो है एंटीजन, और जो अंदर सुरक्षा के लिए बन रही है
वो है एंटीबॉडी। ठीक, कोई चीज़ मान लीजिए अंदर आ रही है तो अंदर आने के बाद एंटीबॉडी उसको घेर के मार देगी। तो ब्लड ग्रुप ए में ब्लड ग्रुप ए में एंटी बी है, यानी ब्लड ग्रुप बी को ए को जब आप ब्लड ग्रुप बी देंगे तो एंटी बी है उसमें, तो ब्लड ग्रुप बी वाले जो एंटी बी सेल्स हैं वो ए एंटीजन वाली कोशिका को पहचान नहीं पाएंगे, कहीं बाहरी कोई है तो उसके चारों तरफ ऐसे गिर जाएंगी तो ब्लड जम जाएगा, कोशिकाएं एक दूसरे से चिपक जाएंगी तो ब्लड जम जाएगा, और जैसे ब्लड जम जाएगा शरीर में ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। बात समझ आ गई? इसी तरह से कंडीशन बी में है, बी वाला ब्लड ग्रुप देंगे तो बी वाले ब्लड ग्रुप में क्या है, ए एंटीबॉडी। बी वाले ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप देंगे तो तुरंत एंटीबॉडी बन जाएगी, और जब एंटीबॉडी दोनों नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो एंटीबॉडी ही तो ये चारों तरफ से घेर करके किसी को मार रही है। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं है अंदर तो चाहे ब्लड ग्रुप ए दे दीजिए इसको, क्या दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, एंटीबॉडी तो है ही नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिसीवर। ब्लड ग्रुप ए भी ले लेगा, बी भी ले लेगा, ए भी ले लेगा, वो भी ले लेगा, क्योंकि एंटीबॉडी है ही नहीं है शरीर के अंदर। मतलब जैसे देश के अंदर फौज ना हो तो सबको लिया जाएगा, है ना। और ओ में क्या है, कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो जैसे अब आप शांति दूत बन के जा रहे हो तो ए ब्लड ग्रुप को आपको दे दिया जाए तो वो भी ले लेगा। ठीक है, यूनिवर्सल एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी दोनों है। ठीक है, तो एंटीजन जब नहीं है तो इससे खतरा नहीं है। एंटीजन मतलब वायरस, जब खतरा नहीं है, जैसे कोई जब जो है सफ़ेद झंडे उठा लेते हैं शांति है, तो उनको क्या कहते हैं, आप ये ब्लड ग्रुप जब कोई एंटीजन नहीं है तो चाहे आप ए को दे दीजिए, चाहे बी को दे दीजिए, चाहे ए बी को दे दीजिए, ब्लड ग्रुप चाहे ओ को दे दीजिए, ये सब को ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। लेकिन ये अगर किसी को लेना चाहे तो ए एंटीबॉडी भी है, बी एंटीबॉडी भी है, तो ना इसको ले पाएगा ना इसको ले पाएगा, इसमें इसको तो ले नहीं पाएगा, दोनों एंटीजन ए और बी। ठीक है, तो अब आपको अभी 4 तरह के जो लक्षण उत्पन्न हुए वो सिर्फ जो है ब्लड ग्रुप ए और बी 2 से 4 लक्षण उत्पन्न हुए, इसमें इसको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। इनका अनुपात भी कैसा होता है, 1 to 1 वाला सिस्टम, यहाँ सिस्टम 1 to 1 वाला खत्म। ठीक है, ये मल्टीपल जीन्स का कैरेक्टर है जो एक साथ कई लक्षणों के बारे में डिस्कशन करता है। अब यहाँ पर अनुपात सबके अलग अलग होंगे, यहाँ पर अनुपात 1:1:1:1 बराबर बराबर। ठीक है, जब हम ब्लड की बात करेंगे 1:1:1:1 बराबर बराबर। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव होता नहीं। ब्लड ग्रुप ओ अपेक्षाकृत कम होता है, ए भी ब्लड ग्रुप अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, ए भी ज़्यादा होता है, ए और बी भी पर्याप्त मात्रा में, ओ सबसे कम। ठीक है, देखिए, हाँ किसी किसी में होता है, और जिसमें ओ होगा उसमें एक विशेष लक्षण होता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है समाज के लिए ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप वाला समाज के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल। ठीक है, मेरा है बी पार्टी वर्तमान
और O4 तो आपको बता ही दिए, है ना। वर्तमान में 29 ब्लड ग्रुप की खोज की जा चुकी है, ठीक है। नहीं, ब्लड ग्रुप एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर बनाते हैं, ठीक है। एंटीजन पाए जाते हैं बाहरी झिल्ली पर, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, और एंटीबॉडी बनते हैं अंदर, ठीक है ना। अब होता क्या है, इम्यूनोग्लोबिन ए बी जो आपने पढ़े होंगे कई तरह के होते हैं, तो हाँ IgA IgB कई तरह के होते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन के आधार पर भी ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। किसके आधार पर? इम्यूनोग्लोबिन के आधार पर। तो एक डाटा है, औसत जनसंख्या में हाँ ओ ब्लड ग्रुप नहीं, AB ब्लड ग्रुप सबसे कम, उल्टा हाँ सबसे कम, हाँ। देखिए इसमें जो डाटा है जनसंख्या का, उसमें O ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा है, उल्टा, जस्ट उल्टा, ठीक है। O ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की 40% पॉपुलेशन O ब्लड ग्रुप वाली है, 40%, और 31% A ब्लड ग्रुप वाली, 8% B ब्लड ग्रुप वाली, और 2% AB ब्लड ग्रुप वाली, ठीक है। यानी नेचर ने व्यवस्था ऐसी की है कि ब्लड ग्रुप सबको दिया जा सके, ठीक है। कुल 2% हैं जिनको, जो अपना ब्लड किसी को नहीं दे सकते, ले सबका सकते, ये ऑस्ट्रेलिया की स्थिति है। अब जब हम भारत का डाटा देखते हैं तो भारत का डाटा इसमें नहीं है उपलब्ध दोबारा, लेकिन अन्य देशों की भी जो स्थितियां हैं उन सब में लगभग, जैसे पोलैंड में 31% O ब्लड ग्रुप वाले हैं, O वाले हैं, कहीं पर भी 29% से कम O ब्लड ग्रुप नहीं है, लेकिन AB ब्लड ग्रुप सब जगह कम है। AB ब्लड ग्रुप कहीं पर भी 7 या 11% से ऊपर नहीं है, ठीक है। और B ब्लड ग्रुप भी अपेक्षाकृत कम है, B और AB दोनों कम है, O और A ये दुनिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं हम? जब भी ब्लड डोनेट करना होता है ना, तो इनको चेक करना जरूरी होता है ताकि कोई समस्या आगे ना हो, ठीक है। अब चलिए मल्टीपल एनील हो गया। अच्छा, ब्लड ग्रुप से किसी के स्वभाव की भी जानकारी मिल जाती है, नेचर के स्वभाव से कई चीज़ें। सर आपका भी है सर? पता नहीं, हो गया इतना कंप्लीट? जी अच्छा भी है। ये अनुपात आप याद कर लेंगे, ठीक। अब कम्प्लीमेंट्री जीन्स का मतलब होता है पूरक जीन्स, ठीक है। आपको वैसे मेंडल के नियम के अनुसार 9:3:1 रेशियो होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे जीन्स के बारे में देखा गया जिनका अनुपात अगली पीढ़ी में 9:7 आता है। ये स्थिति स्वीट पी में देखी गई कि कलर्ड और वाइट दो तरह के लक्षण फ्लावर में देखे गए, ठीक है। तो ये देखा गया कि 9 अनुपात में कलर्ड और 7 अनुपात में वाइट कलर के लक्षण प्राप्त हुए। तो उन्होंने बताया कि 9 और 7 अनुपात जो था ये जीन्स के बीच में आपसी कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होने के कारण जो प्योर लक्षण थे वो लक्षण कितने थे? 9 अनुपात या वाइट कलर और कलर्ड और वाइट दो लक्षण दिए थे, ठीक है। तो कलर्ड दो मटर के पौधे लिए जो कलर्ड फ्लावर वाले थे, ठीक है। अब कलर्ड फ्लावर वाले पौधों के बीच में जब क्रॉसिंग कराई तो ये परिणाम प्राप्त हुआ कि 9 अनुपात में तो कलर्ड प्राप्त हो रहे हैं, 7 अनुपात में कलर्ड करेक्टर नहीं प्राप्त हो पा रहा, ठीक। तो ये बताया गया कि जहाँ जहाँ पर दो डोमिनेंट जीन साथ साथ हैं वो आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं और ऐसी स्थिति में ही कलर करेक्टर प्राप्त होता है। जहाँ पर दो डोमिनेंट जीन साथ साथ नहीं है, एक ही जीन है डोमिनेंट जीन, तो ऐसी स्थिति में
कलर वाला कैरेक्टर छिप जाता है। इसको समझाने के लिए आपको कोई भी चेकर बोर्ड बना लें, तो चेकर बोर्ड में आपको हमने कल भी रिमाइंडर का जो नियम बताया था, उसमें जो स्थितियाँ थी उसी की जैसी कोई भी स्थिति इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हमने एक जीन्स कौन सा लिया, दो पौधे लिए, मतलब एक में कलर्ड और कलर, दो फ्लावर वाले पौधे। ठीक है, इनका क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में कैपिटल सी स्मॉल सी, ये कैपिटल सी और स्मॉल डब्ल्यू कलर और स्मॉल सी यहाँ पर देखिए ये जीन, ये है जीन, दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ हैं। जब दो डोमिनेंट जीन साथ साथ होते हैं तो कलर वाला लक्षण प्रकट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम इनका क्रॉस करा देंगे तो क्रॉस कराने से चार तरह के जीन्स बनेंगे। कैसे कैसे बनेंगे, एक कैपिटल सी कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल सी स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल सी कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल सी स्मॉल डब्ल्यू, चार तरह के जीन्स बनेंगे। और एक गेमिंग बनेंगे। दूसरे गेमिंग कैसे बनेंगे, ये भी चार तरीके के बनेंगे। कैपिटल सी कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल सी स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल सी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल सी। अब देखिए भैया, हम कोई भी लक्षण जीन्स ले लेते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है ये क्या लक्षण दे रहा है। आप ये देखेंगे यहाँ पर कैपिटल सी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, ये स्थिति होगी। यहाँ पर कैपिटल सी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ कैपिटल सी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ सब में आप देख रहे होंगे कि कैपिटल जीन्स हैं। यहाँ भी दो कैपिटल है, दोनों के एक एक कैपिटल हैं। यहाँ पर भी दोनों के, इसके दो कैपिटल, इसका एक कैपिटल, इसके दो कैपिटल, यहाँ पर एक कैपिटल इसका एक कैपिटल इसका, है ना। सब जगह कैपिटल जीन्स दोनों वाले लक्षणों के हैं, है ना। यस। अब आगे यहाँ पर क्या है, कैपिटल सी कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डब्ल्यू। इसमें भी देखो दोनों कैपिटल जी उपस्थित है। यहाँ भी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, दोनों कैपिटल जी उपस्थित है। यहाँ भी देखिए कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ पर भी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल। 9 अनुपात ऐसे हैं जहाँ पर कम से कम एक कैपिटल, ये दोनों कैपिटल जीन उपस्थित है। वो ये लक्षणों को ऐसे हो, दो कैपिटल जीन यानी दो डोमिनेंट जीन उपस्थित है। ठीक है, ये दोनों जीन एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों कैपिटल जीन जब साथ साथ होंगे तभी फ्लावर कलर्ड होगा। ठीक है, ये जीन साथ साथ अगर नहीं होंगे, जैसे कैपिटल सी स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल सी स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पर कैपिटल सी स्मॉल डब्ल्यू,
यहाँ पर स्मॉल सी कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ पर स्मॉल सी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पर स्मॉल सी स्मॉल डब्ल्यू। जहाँ जहाँ पर सिंगल कैपिटल जीन है वहाँ देखो ये कैपिटल जीन सिंगल है एक, यहाँ पर कैपिटल जीन सिंगल है तो यहाँ पर कैपिटल जीन दूसरा वाला नहीं है ना, सिर्फ एक ही है। यहाँ पर भी कैपिटल डब्ल्यू है, यहाँ पर भी सिंगल कैपिटल डब्ल्यू है, यहाँ पर भी कैपिटल सी है और ये तो ऑलरेडी कलरलेस है ही। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, ये दोनों जीन एक दूसरे के पूरक थे। जब तक पूरक हैं तो कलर्ड होंगे और जब स्मॉल सी कैपिटल डब्ल्यू या कैपिटल सी स्मॉल डब्ल्यू यानी पूरक जीन्स नहीं होंगे या स्मॉल सी स्मॉल डब्ल्यू होंगे तो कुछ ज़्यादा कलर होगा। तो आपको ये बात समझाने के लिए और उदाहरण हम डिस्कस कर लेंगे। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जब दो पूरक जीन साथ साथ होते हैं तो लक्षण प्रकट होता है। अगर ये पूरक जीन कॉम्प्लीमेंट जीन साथ साथ नहीं होंगे, अकेले होंगे तो वो लक्षण प्रकट नहीं होगा। तो कलर वाला करेक्टर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स या पूरक जीन्स द्वारा निर्धारित होता है। जहाँ जहाँ पर सी और डब्ल्यू ये कलर वाला जीन नहीं है, वास्तव में दोनों अलग अलग लक्षण वाले जीन है, लेकिन जब साथ साथ हो जाएंगे तो कलर वाला लक्षण आ जाएगा और अगर साथ साथ नहीं होंगे तो व्हाइट हो जाएगा। तो स्वीट पी में इस तरह के उदाहरण देखने को मिले जिनका अनुपात 9:7 था। तो आपको याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का रेशियो क्या होता है, क्वेश्चन में बस इतना आएगा। ठीक, फिर सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट्री जीन्स में अनुपात देखिएगा 9:, जैसे सप्लीमेंट्री जीन्स का जो लक्षण है उसमें उदाहरण दिया गया गिनी पिग का। ठीक है, गिनी पिग में ये बताया गया कि ब्लैक और वाइट यानी एल्बिनो ये दो तो उसके मेन कलर हैं। कौन कौन से हैं? ब्लैक है, इसको हम कैपिटल बी यानी ब्लैक, कैपिटल बी यानी ब्लैक, ठीक है, और एल ये हो गया एल्बिनो। एल्बिनो का मतलब जानते हैं ना, जिसमें कलर ना पाया जाए, मिलेनिन पिगमेंट ना पाया जाए, वो क्या है? एल्बिनो। ठीक है, मिलेनिन यानी ब्लैक और ये है ब्लैक, ये गिनी पिग। गिनी पिग में यानी पिग की वैरायटी उसमें देखा गया ब्लैक और एल्बिनो दो क्या थे? कलर वाले पिग थे। इनका जब क्रॉस कराया तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी यानी हमें इनका क्रॉस कराने पर एक नया लक्षण प्राप्त हुआ जो करेक्टर आगूटी था, AGOUTI, आगूटी, AGOUTI। आगूटी का मतलब हो गया जैसे पिग में आपने देखा होगा कि ना डार्क ब्लैक होते हैं और ना वाइट होते हैं, दोनों के बीच का एक हल्का सा रंग होता है ना, आगूटी स्लेटी टाइप का, थोड़ा डार्क स्लेटी टाइप का है ना। तो वो कलर कब प्राप्त हो रहा है? जब ये जीन्स साथ साथ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गया, ये पेरेंट्स हैं, फर्स्ट जनरेशन,
ये है फर्स्ट जनरेशन में सब के सब अद्वितीय कलर के प्राप्त होते हैं। और जब हम F2 जनरेशन के लिए प्रयास करते हैं तो F2 जनरेशन में स्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। F2 जनरेशन में जो हमें अनुपात प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। F2 जनरेशन में हम देखते हैं कि वैसे ही जब आपस में F1 जनरेशन के गैमीट्स का क्रॉस करा देते हैं तो क्या होगा तो कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए और स्मॉल बी स्मॉल, ये चार तरह के गैमीट बनेंगे एक में और ऐसे ही चार तरह के गैमीट बनेंगे दूसरे में बी ए और एक दो तीन और सप्लीमेंट्री जानते हैं ना? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जब ना फेल हो ना पास हो लेकिन प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है ना? आपको क्या किया, प्रमोट कर दिया, वास्तव में आप ना फेल हैं और ना पास हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर आती है कि 9 अनुपात में है मिलते हैं अद्वितीय, ठीक है। और 9 के बाद कितना अनुपात आता है, 3 अनुपात मिलते हैं ब्लैक और 4 अनुपात मिलते हैं वाइट। वाइट का मतलब एल्बिनो है, एल्बिनो का मतलब जिसमें लाइट कलर हो। तो अब देखिए कैसे मिलेंगे, ए बी बी ए बी बी ए स्मॉल बी बी ठीक है ना सर? कहीं कुछ गड़बड़ हो तो ठोक देना। बी बी इन सब जगह पर देखिएगा, सब जगह क्या स्थिति है, कम से कम एक कैपिटल बी है एक कैपिटल ए है। यहाँ देखिए कैपिटल बी कैपिटल ए, यहाँ भी एक कैपिटल बी, 2 कैपिटल बी एक कैपिटल ए है, यहाँ एक कैपिटल बी 2 कैपिटल ए है, यहाँ एक कैपिटल बी एक कैपिटल ए है, यहाँ एक कैपिटल बी एक कैपिटल ए एक कैपिटल बी एक कैपिटल बी एक कैपिटल ए, 2 ए हो गए 2 बी, यानी 9 स्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर जीन बी और ए के जो डोमिनेंट जीन हैं वो साथ साथ हो जा रहे हैं। तो ऐसे जीन आपस में मिल कर के एक सप्लीमेंट की तरह काम करेंगे, ठीक है, और नया लक्षण उत्पन्न करेंगे, इसलिए बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन्स, ठीक। अब जहाँ पर ब्लैक ब्लैक ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर एक कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल ए, यहाँ पर भी क्या होगा, और यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल ए ब्लैक होगा, ठीक। सिर्फ बी वाला जीन है तो ब्लैक हो जाएगा, और सिर्फ ए वाला जीन होगा स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल ए, एल्बिनो हो जाएगा,
ठीक, स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल एल्बिनो, और स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल। और जब स्मॉल ए है तो ब्लैक कलर तो है नहीं, तो एल्बिनो अपने आप होगा ही होगा, है ना। तो ये अनुपात आपको मिल गया, चाहे कैपिटल बी अकेला हो चाहे कैपिटल ए अकेला हो। नहीं, कैपिटल बी अकेला होगा तो ब्लैक, कैपिटल ए अकेला होगा या स्मॉल बी स्मॉल ए की होगी तो एल्बिनो। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री जीन्स कहलाते हैं जो स्वतंत्र रूप से 3:3 में ही है। उनका जो लक्षण है 3:1 में ब्लैक है, 3:1 में एल्बिनो है। चौथा वाला जो अनुपात जुड़ जा रहा है वो इसलिए कि एल्बिनो के बाद और कोई, भाई जब अगर ब्लैक जीन नहीं होगा तो एल्बिनो ही बनने का, तो अपने आप कोई कलर नहीं आएगा तो वो भी एल्बिनो होगा। अब एल्बिनिज्म में के बाद जब दोनों साथ साथ होंगे डोमिनेंट जीन तो सप्लीमेंट्री कैरेक्टर या संपूरक लक्षण अगूटी होंगे। क्लियर हो गया? 9, 3, 4। अब देखिए तीसरी स्थिति है इपीस्टैटिक जीन। ठीक है, इपीस्टैटिस होता है जब कोई जीन किसी विशेष जीन के प्रभाव को दबा दे तो उसे बोलेंगे इपीस्टैटिक जीन। जो जीन प्रभावी होगा वो इपीस्टैटिक जीन होगा, जो अप्रभावी होगा वो हाइपोस्टैटिक जीन होगा। ठीक है, तो जैसे इपीस्टैटिक जीन का एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इसमें इपीस्टैटिक इनहिबिशन कहते हैं इसको, पोल्ट्री में स्किन का कलर। ठीक है, मुर्गियों में स्किन का कलर, तो वाइट और ब्लैक 2 कलर। ठीक है, वाइट और ब्लैक 2 कलर हैं मुर्गियों में, तो वाइट कलर ब्लैक के ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर वाइट कलर ब्लैक के ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, देखिए वाइट और ब्लैक, तो क्या बनेगी ब्लैक। ये पोल्ट्री कलर, स्किन कलर है पोल्ट्री का। पोल्ट्री में स्किन का कलर है जिसकी हम बात कर रहे थे इपीस्टैटिक जीन में। ऐसे जीन जो किसी लक्षण को दबा देते हैं वो इपीस्टैटिक जीन, जो लक्षण दब जाता है वो हाइपोस्टैटिक। तो यहाँ पर हाइपोस्टैटिक कैरेक्टर कौन सा हो गया, वाइट। ब्लैक चिकन लिख दिया वाइट, कौन सा हो गया वाइट। दोनों में क्लास कराया तो पहले पीरियड में वाइट। ठीक है, अब वाइट को क्या लिखना आपने, कैपिटल डब्ल्यू लिखना ना, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल। ठीक, और स्मॉल बी ब्लैक को क्या लिखने, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल बी, ब्लैक और वाइट हो गए। तो यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल बी स्मॉल। ये F1 जनरेशन में जो जीन इपीस्टैटिकली प्रभावी है वो दिखाई दिया। अब इनके गैमीट्स बने, तो जब गैमीट्स बने तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल बी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, और स्मॉल बी स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, ये स्थितियाँ हैं, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल बी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी कैपिटल डब्ल्यू
सही है इधर, कोई दिक्कत इसमें? कैप ये देखिए, कैप इधर कुछ गड़बड़ नहीं किया क्या? कैपिटल डब्लू, स्मॉल बी, स्मॉल डब्लू, ठीक। ऊपर वाला सही है यहाँ तक? कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल डब्लू, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और इधर पर कैपिटल डब्लू, स्मॉल बी, स्मॉल डब्लू, कैपिटल, ठीक सही। तो कौन सा जीन प्रभावशाली है? वाइट है ना, डब्लू डब्लू बी डी, तो वाइट प्रभावशाली है। तो ठीक है, डब्लू डब्लू बी स्मॉल राइट, डब्लू डब्लू डब्लू, ठीक है, तो वाइट है ना, वाइट वाला डोमिनेंट है। कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, चालू है, डब्लू 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 डब्लू, जहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू है वो सब कैसे होंगे? वाइट डब्ल्यू, ये है ना? ठीक। अब देखिए यहाँ क्या स्थिति है, डब्ल्यू डब्ल्यू स्मॉल बी, डब्ल्यू डब्ल्यू और स्मॉल बी, यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू, ये जितने भी लक्षण हैं सब जगह कम से कम एक डब्ल्यू है। सब जगह कम से कम एक डब्ल्यू है, ठीक है। तो जहाँ भी ये डब्ल्यू जीन है वो प्रभावी यानी एपिस्टेटिक जीन है, वो दूसरे लक्षण के प्रभाव को दबा देता है। तो हमें 12 अनुपात में मिल गए वाइट कलर की मुर्गियाँ प्राप्त होती हैं। और जहाँ पर डब्ल्यू जीन नहीं है, कैपिटल बी सॉरी स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, फिर स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल बी, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल बी और कैपिटल बी, दोनों सब जगह पर क्या है? कैपिटल बी जीन, एक बी जीन कम से कम, ब्लैक, ठीक है। तो कैसे कहेंगे? ब्लैक ब्लैक, अब ऐसी स्थिति जहाँ पर कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल बी, यानी ब्लैक कलर वाला जीन नहीं है ना, तो वो कैसे हो जाएंगी? ब्राउन। थोड़ा सा बताया
मुर्गियों की स्किन का कलर देखा ना, स्किन कलर ऑफ पोल्ट्री, ठीक है, जिसको उन्होंने ये बताया इपीस्टैटिक शब्द की सहायता समझा। इपीस्टैटिक जीन ऐसे जीन होते हैं जिनकी उपस्थिति में दूसरे जीन का लक्षण दब जाता है, ठीक है, और जिन जो लक्षण दब जाता है उन जीन्स को हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इपीस्टैटिक जीन है वहाँ पर वह अपने लक्षण को प्रकट करेगा। तो वाइट कलर का जो लक्षण है ये प्रभावी लक्षण है, यानी इपीस्टैटिक जीन का लक्षण है। इसलिए 12 जगह पर कैपिटल डब्ल्यू जीन होने के कारण 12 अनुपात में वाइट कलर की मुर्गियाँ प्राप्त होंगी, और 3 जगह पर ब्लैक स्किन कलर वाला जीन है तो वहाँ पर ब्लैक स्किन मुर्गियाँ प्राप्त होंगी। जहाँ पर ना इपीस्टैटिक जीन है ना हाइपोस्टैटिक जीन है, ऐसी स्थिति में वो अपना स्वतंत्र कलर जो है ब्राउन उसको प्राप्त कर लेंगे। ये जीन कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पर दोनों में अंतर हो गया, एक्सप्रेशन का ही अंतर है इसलिए नाम बदल गया। कैपिटल डब्ल्यू हो गया इपीस्टैटिक जीन और कैपिटल बी हो गया हाइपोस्टैटिक जीन, ठीक है। जब दोनों नहीं होंगे तो स्वतंत्र लक्षण। क्लियर हो गया? हर चीज की व्याख्या कैसे करना उसके लिए एक विशेष नाम दे दिया गया। इनका अर्थ समझ लीजिए, अनुपात याद कर लीजिए बस, ठीक है। क्लियर हो गया? बिठा दें इसे। सर मुर्गी के कलर से अंडे का कलर डिफाइन करें। मुर्गी के कलर से भाई हर लक्षण के लिए अलग अलग अध्ययन करना पड़ेगा ना, क्योंकि अलग अलग जीन से निर्धारित होता है। मुर्गी का लक्षण दूसरे जीन पर स्थित है, ठीक है, और अंडे का लक्षण दूसरे जीन पे है। तो हर जीन की वंशानुगति को हमें अलग से ध्यान देना पड़ेगा। अंडा तो शेल का कवच हो गया ना, शेल के कवच और स्किन के कलर दोनों अलग कैरेक्टर है, ठीक है, तो वो अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि अंडा कैसे बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट बनाने वाला जो जीन में जो फ्रेगमेंट होगा वो दूसरी जगह से बनेगा, है ना। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, वहाँ पर जो है नई पीढ़ी आएगी वो दूसरे कैरेक्टर वाली हो जाएगी, है ना। और अंडा सफेद नहीं, हाँ नहीं हटा, अब इसको मिटा दें। मुर्गी का अंडा भी डाला। अब 15:1 में क्या हो गया, ऐसे जीन जहाँ पर कोई ऐसी स्थिति जहाँ पर कोई भी डोमिनेंट या रिसेसिव जीन उपस्थित है ना, वो अपने एक विशेष लक्षण को उत्पन्न करते हैं। और जहाँ पर कोई भी डोमिनेंट या रिसेसिव जीन नहीं है, मतलब जहाँ पर सिर्फ रिसेसिव जीन ही है, तो वो एक अलग लक्षण को निर्धारित करते हैं, वो कहते हैं डुप्लीकेट जीन। यानी ऐसी स्थिति जब डोमिनेंट जीन तो डोमिनेंट कैरेक्टर प्रकट करते ही हैं। जैसे मटर के एक पॉड का, मटर के पॉड नहीं, ये ट्रायंगुलर शेप के जो है एक पौधा है, उसकी फलियों का कलर है, फलियों का शेप है, फलियों का शेप पौधे का नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो पौधे का फली का शेप ट्रायंगुलर है और कुछ में गोल है। तो ये कोणीय फली, ठीक है, ट्रायंगुलर पॉड और गोल। तो 15 अनुपात में ट्रायंगुलर पॉड मिल रही हैं और 1 अनुपात में राउंडेड पॉड यानी फलियाँ मिल रही हैं। तो इसको उन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ पर जैसे डोमिनेंट जीन हमने बताया था कैपिटल बी और कैपिटल ए, ये तो डोमिनेंट है ही है, ठीक, कैपिटल बी भी डोमिनेंट है, कैपिटल ए भी डोमिनेंट है। अगर कहीं पर कैपिटल बी स्मॉल ए है तो भी डुप्लीकेट रूप से डोमिनेंट हो जाता है। जैसे कोई दो जो है राजा साथ साथ है तो दोनों प्रभावशाली होंगे। अब 2 भाई हैं, राजा के दोनों पुत्र हैं, दोनों प्रभावशाली होंगे। अब अगर एक पुत्र नहीं है वहां पर तो दूसरा वाला अपना प्रभाव पूरा दिखाएगा, और दूसरा वाला अकेला है तो वो अपना पूरा प्रभाव दिखाई देगा, ठीक है। दोनों मिल करके एक राजा के पुत्र हैं, यानी दोनों मिल करके ये डोमिनेंट हैं। लेकिन अगर अकेले अकेले हैं तो डुप्लीकेट डोमिनेंट बन जाएंगे। डुप्लीकेट जीन का मतलब जो डोमिनेंट जीन के जैसे लक्षण को दिखाने का प्रयास करें।
राजा के लक्षण दोनों दिखाएं। हाँ ठीक है भाई, ये दोनों अगर बंटवारा हो जाएगा तो अलग अलग राज्य में प्रभावशाली होंगे ना, आधा आधा हिस्सा होगा, लेकिन दूसरे केस में जाकर प्रभावशाली दिखा दें दोनों, ठीक है, तो डुप्लीकेट जीन कहलाएंगे। और जहाँ डुप्लीकेट जीन नहीं होगा वहाँ पर लक्षण राउंडेड हो जाएगा फली का। और जहाँ पर अरे जब प्रभावी जीन तो प्रभावी है ही है, लेकिन दूसरे जो लक्षण वाले जीन है वो भी प्रभावी जीन जैसे लक्षण प्रकट करने लगे हैं तो उनको बोलेंगे हम डुप्लीकेट जीन। और जहाँ जहाँ पर वो लक्षण प्रकट करेंगे डुप्लीकेट जीन्स वाला, वहाँ वहाँ पर फली का कलर, फली का जो शेप है वो ट्रायंगुलर हो जाएगा। जहाँ पर डुप्लीकेट जीन नहीं होंगे कैपिटल वाले, वहाँ पर इसका कलर उसका शेप जो है राउंडेड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? कोलोबरेटर जीन, कोलोबरेशन यानी मिल के काम, ठीक है। तो ये तो आप मेंडल लॉ में पढ़ चुके हैं, 9 अनुपात में डोमिनेंट, 1 अनुपात में रिसेसिव, और ये 3 अनुपात में मिल करके नए लक्षण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर कहते हैं ना उनको, तो कोलैबोरेट करके 2 नए लक्षण उत्पन्न कर देते हैं, वो है कोलैबोरेटर जीन। समझ आ गया? शब्द बस आप समझ लीजिए, उसका अर्थ ये समझ में आ जाए और उसका अनुपात याद कर लीजिए। कोलैबोरेट करके, यानी कोलैबोरेट करके तुम लोग आपस में काम कर लें, ठीक है। तो आपस में जब काम करेंगे मिल करके तो कुछ नया रिजल्ट आएगा ना। अकेले काम करेंगे तो अलग अनुपात है, दूसरा वाला अकेले काम करेगा तो अलग अनुपात है। ये कोलैबोरेशन के कारण 2 नए अनुपात प्राप्त होंगे, नए लक्षण प्राप्त होंगे जो 3-3 अनुपात में होंगे। ऐसे जीन्स को बोलेंगे हम कोलैबोरेटर जीन। बात समझ में आ गई? ठीक है, हर चीज़ की व्याख्या अलग अलग होगी, है। तो हमें लगता है इतना काफ़ी है आज के लिए। और पढ़ना है, पढ़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कैसे हैं ये? हाँ।